नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम चंद्रधर शर्मा गुल्लेरी की कहानी उसने कहा था पर बात करेंगे। यह कहानी एक महत्वपूर्ण कहानी है। 1915 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई और एक कहानी विधा को नई दिशा देने वाली कहानी है, क्योंकि हिंदी साहित्य में कहानी की शुरुआत 1900 से मानी जाती है। अधिकांश आलोचक के मानते हैं कि किशोरीलाल गोस्वामी ने इंदुमती नाम से कहानी लिखी थी 1900 ईस्वी में। सरस्वती में प्रकाशित प्रारंभिक कहानियों में चंद्रधर शर्मा गुल्लेरी की कहानी उसने कहा था सर्वाधिक चर्चित कहानी है, क्योंकि इसमें प्रेम और कर्तव्य निष्ठा का महत्व बताया गया है और 1915 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। तो ध्यान देना, संक्षेप में हम इस कहानी की अगर बात करें, कहानी को पूरा विस्तार से लेंगे तो आज हम क्या लेंगे? चंद्रधर शर्मा गुल्लेरी की कहानी लेंगे। चंद्रधर शर्मा गुल्लेरी के बारे में संक्षेप में जान लेते हैं। इनका जन्म कब होता है? 1883 में और 1922 ईस्वी में ये चल बसते हैं चंद्रधर शर्मा गुल्लेरी। इन्होंने साहित्य की तमाम विधाओं में लिखा है, लेकिन सर्वाधिक चर्चित जो इनकी है कहानी वो उसने कहा था कहानी है। इन्होंने निबंध भी लिखे, कछुआ धर्म जिसे इनके निबंध भी आते हैं। उन्होंने काव्य लेखन का भी काम किया, लेकिन हिंदी साहित्य में जो इनको ख्याति मिली है वो इस उसने कहा था कहानी के आधार पर मिली। उन्होंने 3 कहानियां लिखी, सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था कहानी उनकी 1915 में सरस्वती में प्रकाशित होती है। तो ध्यान देना, पहले हम उसने कहा था कहानी की अगर बात करें, क्योंकि हमारा यहाँ टॉपिक क्या है? कहानी है आज। उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई? उसने कहा था कहानी 1915 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। सरस्वती पत्रिका की में प्रकाशित हुई। ध्यान देना, सरस्वती पत्रिका के जून अंक में प्रकाशित हुई थी। सरस्वती पत्रिका के जून अंक में यह कहानी प्रकाशित हुई थी। और ध्यान देना, इस कहानी में प्रेम, त्याग और कर्तव्य निष्ठा को बताया गया। ध्यान देना, यह कहानी प्रेम, त्याग और कर्तव्य निष्ठा पर आधारित है। तो यहाँ लिख लेते हैं, यह कहानी प्रेम, त्याग और कर्तव्य निष्ठा पर आधारित है। इसमें प्रेम है। किसका प्रेम है? इसमें नायक कौन है? लहना सिंह है। और नायिका के रूप में कौन है? सूबेदारनी कौन है? होरा है। तो होरा जब 8 साल की उम्र की होती है और लहना सिंह 12 वर्ष की उम्र का होता है, तो दोनों अमृतसर में दोनों अपने मामा के यहाँ गए हुए, वहां मिलते हैं। और वहां जब मिलते हैं, 1 बार 2 बार मिलते हैं, तो लहना सिंह होरा से पूछता है कि तेरी कुड़माई हो गई। और जब वो बार बार सुनती है तो अंत में बताती है कि हो गई। तो इस तरह से इस कहानी के अंदर एक बचपन का प्रेम दिखाया गया है, और बचपन का वो प्रेम धीरे धीरे आगे जाकर के त्याग और कर्तव्य निष्ठा पर जो है केंद्रित हो जाता है। यानी एक आदर्श प्रेम इसमें दिखाया गया है। बचपन में जब 12 वर्ष की उम्र होती है लहना सिंह की, 8 वर्ष की उम्र होरा की होती है, और उसके बाद में उनके जीवन में एक दोनों के जीवन अलग अलग हो जाते हैं। होरा का विवाह सूबेदार के साथ हो जाता है, हजारा सिंह के साथ है। और जब सेना में होते हैं, जब लहना सिंह सेना में जाता है, तो छुट्टी के समय आता है और वापस वहां होते हुए जाता है, तो हजारा सिंह कहते हैं कि तुम्हें सूबेदार नहीं जानती है। तो लहना सिंह कहते हैं कि मुझे कैसे जानती है। और जब वो मिलने जाता है तो वहां उसमें याद दिलाती है कुड़माई हो गई।
और उस समय वो देखता है कि वास्तव में एक बचपन की स्मृति किस तरह से संजो कर रखी हुई है। और उसमें होरा कहती है कि मेरे पति और मेरा बेटा सेना में है, इनकी हिफाजत तुम करना, मुझे जिस तरह से तांगे से बताया था उस तरह इन्हें भी बताना। और लहना सिंह उस प्रेम का परिचय त्याग और कर्तव्य निष्ठा को पूर्ण करके देता है। वो स्वयं शहादत का सामना करता है, लेकिन जो उसका प्रेम है उस प्रेम का वो परिचय त्याग के रूप में, एक कर्तव्य निष्ठा के रूप में वो देता है। तो ये कहानी एक महत्वपूर्ण कहानी है, कहानी विधा को एक नई दिशा देने वाली कहानी है, क्योंकि इससे पहले जो कहानियां लिखी गई वो मनोरंजन प्रदान कहानियां लिखी गई, लेकिन यह एक आदर्श प्रेम पर आधारित कहानी है। तो ध्यान देना है, इस कहानी की पृष्ठभूमि में क्या है, प्रथम विश्व युद्ध है। प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई। प्रथम विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध की, प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई। प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई कहानी है यह। और ध्यान देना, यह पूर्व दीप्ति शैली में लिखी गई है। पूर्व दीप्ति शैली में लिखी गई, पूर्व दीप्ति शैली में लिखी गई है, पूर्व दीप्ति शैली में लिखी गई है, जैसे हम इंग्लिश में फ्लैशबैक कहते हैं। तो ध्यान देना, फ्लैशबैक में क्या होता है, कथा के बीच में जो प्रारंभ की घटना होती है उसको बाद में बताया जाता है। तो यह कहानी फ्लैशबैक में यानी पूर्व दीप्ति शैली में लिखी गई है। और इसकी अगर बात करें, इसमें पात्रों की बात करें, क्योंकि किसी कहानी को हम पढ़े पात्रों को ध्यान में रखते हुए अगर हम पढ़ते हैं, पात्रों के नाम लिखते रहे, उनके पीछे उनकी क्या क्या भूमिका है उनको लिखते रहे। ध्यान देना, तो उसने कहा था कहानी में अगर नायक का पूछा जाता है तो नायक कौन है, लहना सिंह है, और नायिका के रूप में पूछा जाता है तो वो है होरा, सूबेदारनी। लेकिन सूबेदारनी का विवाह किससे होता है, हजारा सिंह से होता है। और ध्यान देना है, हजारा सिंह के एक बेटा है बोधा सिंह, जो उनके साथ है, किनके साथ है, सेना में उनके साथ है। और उसके बाद में ध्यान देना, इस कहानी में जो अन्य पात्रों में वजीरा सिंह है जो पलटन का विदूषक है, और अन्य सैनिक भी है, लेकिन मुख्य रूप से ये पात्र जो है सामने आते हैं। तो देखिए, अब हम मूल कहानी को लेंगे, इस कहानी का उद्देश्य क्या है, या इस कहानी में मूल क्या है। यह कहानी प्रेम, त्याग और, ध्यान देना, यह कहानी प्रेम, त्याग और कर्तव्य निष्ठा पर आधारित है। कब, 1915 में सरस्वती में प्रकाशित हुई और प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई है, पूर्व दीप्ति शैली में लिखी गई। और चंद्रधर शर्मा गुल्लेरी का जन्म कब हुआ, उनका समय क्या है, 1883 से 1922 में। इनका जन्म कहाँ हुआ, इनका जन्म जयपुर में हुआ था। तो इन्होंने समालोचक जैसे पत्र का संपादन भी किया है। और इनकी 3 कहानियों में उसने कहा था कहानी सर्वाधिक महत्वपूर्ण कहानी 1915 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका के जून अंक में प्रकाशित होती है। अब हम लेंगे मूल कहानी। मूल कहानी में ध्यान देना, जो महत्वपूर्ण बिंदु आएंगे उनको हम रेखांकित करेंगे। प्रतियोगिता परीक्षा के दृष्टिकोण से कहानी के अंदर से कहाँ प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो आप इस कक्षा को पूरी अच्छी तरह से देखना। एक भी प्रश्न जो है हमारा छूटेगा नहीं, क्योंकि कहानी के अंदर जो सार रूप में प्रश्न बनने की संभावना है तो हम लेंगे। और इस कहानी का उद्देश्य, मूल संदेश हमने ले लिया कि यह कहानी प्रेम, त्याग और कर्तव्य निष्ठा पर आधारित है। देखिए, अब हम लेते हैं मूल कहानी। उसने कहा था, लेखक कौन है, चंद्रधर शर्मा गुल्लेरी। बड़े बड़े शहरों के इक्के गाड़ी वालों की जबान के कोड़ों से जिनकी पीठ छिल गई है और कान पक गए हैं, उनसे हमारी प्रार्थना है कि अमृतसर के बंबू काट वालों की बोली का मरहम लगावे। तो ध्यान देना, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है, अमृतसर से भी। अमृतसर के बंबू कोट वालों की बोली का मरहम लगावे।
जब बड़े बड़े शहरों की चौड़ी सड़कों पर घोड़े की पीठ को चाबुक से धुनते हुए इक्के वाले कभी घोड़े की नानी से अपना निकट संबंध स्थिर करते हैं, कभी राह चलते पैदलों को आंखों के न होने पर तरस खाते हैं, कभी उनके पैरों की अंगुलियों के पैरों को चीत कर अपने ही को सताए व बताते और संसार भर की ग्लानि, निराशा और क्षोभ के अवतार बने नाक की सीध चले जाते हैं, तब अमृतसर में उनकी बिरादरी वाले तंग चक्करदार गलियों में हर एक लड्डी वाले के लिए ठहरकर सब्र का समुद्र उमड़ा कर बच्चों खालसा जी, ठीक है, ये आ सकता है, बच्चों खालसा जी, हटो भाई जी, ठहरना माई, आने दो लाला जी, हटो बादशाह, कहते हुए सफेद खट्टों, खच्चरों, बत्तकों, गन्ने और खोमचे और भारे वालों के जगल में से राह खेते हैं। क्या मजाल है कि जी और साहब बिना सुने किसी को हटना पड़े, तो जी और साहब बिना सुने कोई हटता नहीं, जी और साहब से उनको संबोधित किया जाता है। यह बात नहीं कि उनकी जीभ चलती ही नहीं, चलती है, पर मीठी छुरी की तरह महीन मार करती है। यदि कोई बुढ़िया बार बार चितौनी देने पर भी लीक से नहीं हटती, तो उनकी वचनावली के ये नमूने हैं। हट जा जीणे जोगी, हट जा कर्मा वालिये, हट जा पुत्ता प्यारिये, बच जा लंबी बालिये। समष्टि में इसका अर्थ है, तो ध्यान देना क्या कहा जाता है, हट जा जीणे जोगिए, हट जा कर्मा बालिये, हट जा पुत्ता प्यारिये, बच जा लंबी बालिये। समष्टि में इसका अर्थ है कि तू जीने योग्य है, तू भाग्यों वाली है, पुत्रों को प्यारी है, लंबी उम्र तेरे सामने है, तू क्यों मेरे पहिए के नीचे आना चाहती है, बच जा। तो इस तरह से जब बीच में कोई आता है तो उन्हें इस तरह से हटाने का प्रयास किया जाता है। तो इसमें महत्वपूर्ण क्या है कि यह कहानी अमृतसर के बम्बू कोर्ट वालों की बोली का मरहम लगाने की जो है बात की गई है, तो अमृतसर बाजार पर आधारित है। यानी कहानी के प्रारंभ में क्या था, अमृतसर बाजार, तो यह आ सकता है कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, अमृतसर बाजार से इसकी शुरुआत हुई है। अब देखिए आगे, ऐसे बम्बू काट वालों के बीच में होकर एक लड़का और लड़की चौक की एक दुकान पर आ मिले। उसके बालों और इसके ढीले सूथने से जान पड़ता था, इसके ढीले सूथने से जान पड़ता था कि दोनों सिख है। ध्यान देना, दोनों क्या है, सिख है। और कहाँ की है, बम्बू कोट वालों के बीच में होकर एक लड़का और लड़की चौक की एक दुकान पर मिली, ठीक है, दोनों क्या है, सिख है। वह अपने मामा के केस धोने के लिए दही लेने आया था और वह रसोई के लिए बढ़िया। दुकानदार एक परदेसी से गूंथ रहा था जो शेर भर गीले पापड़ों की गड्डी को गिने बिना हटता न था। एक तो मामा के केस धोने के लिए दही लेने आया और दूसरी जो है रसोई के लिए बढ़िया लेने आई। तेरे घर कहाँ है, मगरे में, और तेरे माझे में, यहाँ कहाँ रहती है। तो ध्यान देना, कौन कहता है, ये लहना कहता है। लहना का घर कहाँ है, माझे में, और मगरे में किसका है, होरा का। तेरे घर का कौन कहता, लहना कहता है, और होरा कहती मगरे में, और तेरे, लहना कहता माझे में, यहाँ कहाँ रहती है। अतर सिंह की बैठक में वे मेरे मामा हैं, ठीक है, ये भी किसके यहाँ आई है, मामा के यहाँ आई है। इसके मामा कौन है, अतर सिंह है। मैं भी मामा के यहाँ आया, उनका घर गुरु बाजार में है। इतने में, मतलब वो भी कहाँ है, मामा के यहाँ आए हैं, उनका घर गुरु बाजार में है, उनके मामा का घर कहाँ है, गुरु बाजार में। इतने में दुकानदार निपटा और इनका सौदा देने लगा। सौदा लेकर दोनों साथ साथ चले। कुछ दूर जाकर लड़के ने मुस्कुरा कर पूछा, तेरी कुड़माई हो गई। इस पर लड़की कुछ आंखें चढ़ाकर धत कहकर दौड़ गई और लड़का मुंह देखता रह गया। तो उसने कहा कुड़माई हो गई। कुड़माई का यहाँ पूछा जा सकता है, कुड़माई से क्या तात्पर्य है। कुड़माई का अर्थ है, ये पंजाबी शब्द है, इसका अर्थ है सगाई हो गई। देखिए, लड़की की उम्र है 8 साल, लड़के की उम्र है 12 साल, और लड़का पूछता है तेरी कुड़माई हो गई, और लड़की कहती है दत्त, और दौड़ कर भाग जाती है। दूसरे तीसरे दिन सब्जी वाले के यहाँ या दूध वाले के यहाँ अकस्मात दोनों मिल जाते। महीना भर यही हाल रहा। कब, कितना, महीना भर यही हाल रहा। 2-3 बार लड़के ने फिर पूछा तेरी कुड़माई हो गई, और उत्तर में वही दत्त मिला। एक दिन जब फिर लड़के ने वैसे ही हंसी में चिढ़ाने के लिए पूछा, तब लड़के की संभावना के विरुद्ध बोली हाँ हो गई। तो ध्यान देना, उसके मन में था कि सगाई नहीं हुई है,
जब लड़की कहती है हो गई तो क्या प्रतिक्रिया होती है। तो इसमें क्या आएगा कि इसका वर्णन है, दोनों सिख है, दोनों अपने मामा के आए हुए हैं। एक के मामा अतर सिंह की बैठक में रहते, दूसरे की गुरु बाजार में। लैना माजे में रहता और वो मगरे में। और कुड़माई का अर्थ पूछा जा सकता है, कुड़माई का अर्थ होता है सगाई। अब देखिए आगे क्या है, हो गई तो फिर पूछता कब। कल देखते नहीं, रेशम से कटा हुआ सालू, कौन कहती है, वो कहती है रेशम से कटा हुआ सालू, यानी सगाई हो गई है। लड़की भाग गई, लड़के ने घर की राह ली, रास्ते में एक लड़के को मोरी में ढकेल दी। जब वो अपनी भावना के विपरीत सुनता है कि सगाई उसकी हो गई है, तो उसकी स्थिति देखिए, एक लड़के को मोरी में ढकेल दिया, एक छबड़ी वाले की दिन भर की कमाई खोई, एक कुत्ते पर पत्थर मारा, गोभी वाले के ठेले में दूध उड़ेल दिया, सामने नहाकर आती किसी वेश्नी से टकरा कर अंधे की उपाधि पाई, तब कहीं घर पहुंचा। देखिए प्रतिक्रिया देखिए। तो ध्यान देना, यहाँ हम दूसरा लेते हैं, यहाँ शीर्षक का नाम नहीं है, लेकिन उसने कहा था कहानी 5 शीर्षकों में लिखी गई है, 5 अध्याय में है, पर यहाँ नाम नहीं है, अंक दिया गया है खाली। अब देखिए राम राम, यह भी कोई लड़ाई है। अब देखिए इतनी सी घटना, उसके बाद में सीधे वहां का वर्णन है जहां एक छावनी में ये रहते हैं। तो देखिए राम राम, यह भी कोई लड़ाई है। दिन रात खंदकों में बैठे, हड्डियां अकड़ गई, लुधियाने से 10 गुना जाड़ा और मेह और बर्फ ऊपर से, पिंडलियों तक कीच में धसे हुए गनीम, कहीं दिखाता नहीं, घंटे 2 घंटे में कान के पर्दे फाड़ने वाले धमाके के साथ सारी खंदक खिल जाती। तो गनीम से क्या तात्पर्य, गनीम का अर्थ है दुश्मन, दुश्मन कहीं दिखता नहीं, घंटे 2 घंटे में कान के पर्दे फाड़ने वाले धमाके के साथ सारे खंदक हिल जाती है और 100 गज धरती उछल पड़ती है। इस गेबी गोले से बचे तो कोई लड़े, नगरकोट का जलजला सुनाता, जलजला भूकंप। यहाँ दिन में 25 जलजले होते हैं, जो कहीं खंदक से बाहर साफा या कोहनी निकल गई तो चटाक से गोली लगती है। न मालूम बेईमान मिट्टी में लेटे हुए या घास की पत्तियों में छिपे रहते हैं। तो वहां का वर्णन है कि किस तरह से उनको खंदकों में रहना पड़ा। लैना सिंह और 3 दिन हैं, 4 तो खंदक में बिता ही दिए, परसों रिलीफ आ जाएगी और फिर 7 दिन की छुट्टी। अपने हाथों झटका करेंगे, पेट भर खाकर सो रहेंगे। उस फरंगी मेम के बारे में, मेम के बाग में मखमल की सेहरी घास है, फल और दूध की वर्षा कर देती, लाख कहते दाम नहीं लेती, कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। तो यह सामान्य सा उस खंदक का वर्णन किया गया है। अब देखिए आगे, 4 दिन तक पलक नहीं झंपी, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है, बिना लड़े सिपाही। ये ध्यान देना आ सकता है, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है, बिना लड़े सिपाही। मुझे तो संगीन चढ़ाकर मार्च का हुक्म मिल जाए, फिर 7 जर्मनों को अकेला मारकर न लूटूं, तो मुझे दरबार साहब की दहली पर मत्था टेकना नसीब न हो। पाजी कहीं के कलों के घोड़े संगीन देखते मुंह फाड़ देते हैं और पैर पकड़ने लगते हैं, जो अंधेरे में 30-30 मन का गोला फेंकते हैं। उसने धावा किया था, 4 मील तक एक जर्मन नहीं छोड़ा था। पीछे जनरल साहब ने हट आने का कमान दिया, नहीं तो सीधे वलीन पहुंच जाते। क्यों? सूबेदार हजारा सिंह ने मुस्कुरा कर कहा, लड़ाई के मामले जमादार या नायक के चलाए नहीं चलते, बड़े अफसर दूर की सोचते, 300 मील का सामना है, एक तरफ बढ़ गए तो क्या हो। तो ध्यान देना, यहां से प्रश्न आ सकता है कि इसमें सूबेदार कौन है, हजारा सिंह है। अब देखिए आगे, सूबेदार जी सच है, लैना सिंह बोला। कौन बोलता है? लैना सिंह बोलता है। पर करे क्या, हड्डियों में जो जाड़ा धंस गया है, सूर्य निकलता नहीं और खाई में दोनों तरफ से चंबे की बावलियों के सोते भर रहे हैं, एक दवा हो जाए तो गर्मी आ जाए। तो लैना सिंह कहता है कि वास्तव में जो इसमें कहा गया है कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता और बिना लड़े सिपाही, वो कहता है कि एक जो है लड़ाई हो जाए तो कुछ गर्मी आ जाए। और फिर देखिए, उद्यमी उठ सिगड़ी में कोले डाल, वजीरा तुम 4, या ध्यान देना इन पत्रों के नाम है। उद्यमी सिगड़ी में कोले डालने का काम करता, वजीरा तुम 4 जने बाल्टियां लेकर खाई का पानी बाहर फेंको। महासिंह शाम हो गई है, खाका के दरवाजे का पहरा बदला दे, ये कहते हुए सूबेदार सारी खंदक में चक्कर लगाने लगे। तो इन पात्रों के नाम आए हैं। वजीरा सिंह कौन था, यहाँ दिया गया है, वजीरा सिंह पलटन का विदूषक था। यहाँ से सवाल आ सकता है, ध्यान देना,
पलटन का विदूषक कौन था जो हास्य व्यंग्य काम करता, वो वजीरा सिंह है। बाल्टी में गंदला पानी भरकर खाई के बाहर फेंकता, वो बोला मैं पाधा बन गया हूँ। पाधा बन गया यानी पुरोहित का काम करने वाला। करो जर्मनी के बादशाह का तर्पण, इस पर सब खिलखिला पड़े और उदासी के बादल फट गई। अब देखिए आगे क्या लिखा है। लैना सिंह ने दूसरी बाल्टी भरकर उसके हाथ में देकर कहा, अपनी बाड़ी के खरबूजों में पानी दो, ऐसा खाद का पानी पंजाब भर में नहीं मिलेगा। हाँ, देश क्या है, स्वर्ग है। मैं तो लड़ाई के बाद सरकार से 10 गुना जमीन यहाँ मांग लूंगा और फलों के बूटे लगाऊंगा। लाड़ी होरों को भी यहाँ बुला लोगे या वही दूध पिलाने वाली फारंगी में। तो यहाँ आया है लाड़ी होरों को भी यही बुला लोगे या दूध पिलाने वाली फरंगी में। चुप कर, यहाँ वालों को शर्म नहीं। देश देश की चाल है, आज तक मैं उसे समझा न सका कि सिख तंबाकू नहीं पीते, वह सिगरेट देने में हट करती है, होठों में लगाना चाहती है और मैं पीछे हटता हूँ तो समझती है कि राजा बुरा मान गया, अब मेरे मुल्क के लिए लड़ेगा नहीं। अच्छा, बोधा सिंह कैसा है? अच्छा है, जैसे मैं जानता ही ना हूँ। रात भर तुम अपने दोनों कंबल उसे उठाते हो और आप सिगड़ी के सहारे गुजर करते हो, उसके पहरे पर आप पहरा दे आते हो, अपने सूखे लकड़ी के तख्तों पर उसे सुलाते हो, आप कीचड़ में पड़े रहते हो, कहीं तुम न मांदे पड़ जाना। जाड़ा क्या है, मौत है, और निमोनिया से मरने वालों के मुर्बे नहीं, उन मुर्बे नहीं मिला करते। तो इस तरह से संवाद होता है उनके बीच में। मेरा डर मत करो, मैं तो बुलेल की खड के किनारे मारूंगा। भाई कीर सिंह की गोदी पर मेरा सिर होगा और हाथ के लगाए आंगन के आम के पेड़ की छाया होगी। वजीरा सिंह ने त्योरी चढ़ाकर कहा, क्या मराने की बात लगाई है? मरे जर्मनी और तुर्क। हाँ भाइयों, कुछ गाओ। हाँ कैसे? तो यह वजीरा सिंह जो है पलटन का विदूषक है। दिल्ली शहर ते पिसोर नू चांदिए, कर लेना लोंगा दा व्यापार मंडिए, कर लेना नाड़े दा सौदा आड़िए, लाना चटाका कदुए नू कद्दू बनाए मजेदार गोरिए, हुण लागा चटाका कदुए नू। तो इस तरह से वो संवाद गीत गाता है। कौन जानता था कि दाढ़ियों वाले घरबारी से कैसा लुच्चे का गीत गाएंगे, पर सारी खंदक गीत से गूंज उठी और सिपाही फिर ताजे हो गए, मानो 4 दिन से सोते और मौज ही करते रहे हो। एक ताजगी आ जाती है। देखिए फिर तीसरे शीर्षक में अध्याय में क्या है। दोपहर रात गई, अंधेरा है, सन्नाटा छाया हुआ है। बोधा सिंह खाली बिस्किटों के 3 टिनों पर अपने दोनों कंबल बिछाकर लैना सिंह के 2 कंबल और एक बरान कीट ओढ़कर सो रहा है। लैना सिंह पैरे पर खड़ा हुआ, एक आंख खाई के मुंह पर और एक बोधा सिंह के दुबले शरीर पर। बोधा सिंह कह रहा, क्यों बोधा भाई, क्या है? पानी पिला दो। लैना सिंह ने कटोरा उसके मुंह से लगाकर पूछा, कहो कैसे हो? पानी पीकर बोधा बोला, कंपनी छूट रही है, रोम रोम में तार दौड़ रहे हैं, दांत बज रहे हैं। अच्छा, मेरी जर्सी पहन लो, मेरी जर्सी पहन लो। तो यहाँ क्या होगा, मेरी जर्सी पहन लो, उसको कहा जाता है। और तुम मेरे पास सिगड़ी है और मुझे गर्मी लगती है, पसीना आ रहा है ना, मैं नहीं पहनता, 4 दिन से तुम मेरे लिए। तो इस तरह से बोधा कहता है कि मैं नहीं पहनूंगा। हाँ याद आई, मेरे पास दूसरी गर्म जर्सी आज सवेरे आई है, विलायत में मैं बुन बुन कर भेज रही है, गुरु उनका भला करे। यूं कहकर लैना अपना कोट उतार कर जर्सी उतारने लगा। सच कहते हो और नहीं झूठ? यूं कहकर नाही करते बोधा को उसने जबरदस्ती जर्सी पहना दी। आप खाकी कोट और जीन का कुर्ता भर पहनकर पहरे पर खड़ा हुआ। मैम की जर्सी की कथा केवल कथा थी, क्योंकि वो बोधा को देना चाहता था और बोधा को इस तरह से बहाना बना करके वो लैना सिंह देता है। आधा घंटा बीता, इतने में खाई की मुंह से आवाज आई, सूबेदार हजारा सिंह। किसी ने आवाज दी, सूबेदार हजारा सिंह। कौन? लपटन साहब, हुक्म हुजूर, कहकर सूबेदार तनकर फौजी सलाम करके सामने हुआ। देखो इसी दम धावा करना होगा। मील भर की दूरी पर पूर्व के कोने में एक जर्मन खाई है। ध्यान देना, कितनी मील भर की दूरी पर पूर्व के कोने में एक जर्मन खाई है। कहाँ? पूर्वी दिशा में। उसमें 50 से ज्यादा जर्मन नहीं है। इन पेड़ों के नीचे नीचे 2 खेत काट कर रास्ता है, 3-4 घुमावे। तो वो जो लपटन साहब आता है वो कहता है कि मील भर की दूरी पर पूर्व के कोने में जर्मन खाई है, वह 50 के आसपास जर्मन होंगे। जहां मोड़ है वहां 15 जवान खड़े कर आया हूं, तुम वहां 10 आदमी छोड़कर सबको साथ ले, उनसे जा मिलो, खंदक छीन कर वहीं
जब तक दूसरा हुक्म न मिले डटे रहो, वहां हम यहाँ रहेगा। तो लप्टन जो लप्टन बनकर आया था, जो वास्तव में लप्टन नहीं था लेकिन यहाँ उनके साथ छल करने आया था, वो लप्टन जो है सूबेदार हजारा सिंह को वहां भेजने का कहता है, वहां भेज देता है। जो हुक्म चुपचाप सब तैयार हो गए, बोधा भी कंबल उतार कर चलने लगा। तब लहना सिंह ने उसे रोका, लहना सिंह आगे हुआ तो बोधा के बाप सुरदार ने उंगली से बोधा की इशारा किया। सूबेदार ने, किसने किया? सूबेदार ने। उंगली से बोधा की इशारा क्या? सूबेदार ने। कौन थे? सूबेदार हजारा सिंह। लहना सिंह समझकर चुप हो गया। पीछे 10 आदमी कौन रहे, इस पर बड़ी हुज्जत थी, कोई रहना न चाहता था। समझा बुझाकर सूबेदार ने मार्च किया। लप्टन साहब लहना की सिगड़ी के पास मुंह फेर कर खड़े हो गए और जेब से सिगरेट निकालकर सुलगाने लगे। 10 मिनट बाद उन्होंने लहना की राहत बढ़ाकर कहा, लो तुम पियो। आंख मारते मारते लहना सिंह सब समझ गया। मुंह का भाव छिपाकर बोला, लाओ साहब। हाथ आगे करते सिगड़ी के उजाले में साहब का मुंह देखा, बाल देखे, तब उसका माथा ठनका। लप्टन साहब के पट्टियों वाले बाल एक दिन में कहाँ उड़ गए और उनकी जगह कैदियों के से कटे हुए बाल कहाँ से आ गए। शायद साहब शराब पिए हुए हैं और उन्हें बाल कटवाने का मौका मिल गया है। लहना सिंह ने जांचना चाहा। लप्टन साहब 5 वर्ष से उसकी रेजिमेंट में थे। ध्यान देना, लप्टन साहब जो वास्तव में जो उनके लप्टन साहब थे वो 5 साल से उनकी रेजिमेंट में थे, इसलिए लहना सिंह उनको अच्छी तरह से जानता था। क्यों साहब, हम लोग हिंदुस्तान कब जाएंगे? लड़ाई खत्म होने पर। क्यों, क्या ये देश पसंद नहीं? नहीं साहब, शिकार के वे मजे यहाँ कहाँ। याद है पार साल नकली लड़ाई के पीछे हम आप जगाधरी के जिले में शिकार करने गए थे। हाँ हाँ, वहीं जब आप खोते पर सवार थे, आपका खानसामा अब्दुल्ला रास्ते के मंदिर में जल चढ़ाने को रह गया था। वहां उनका खानसामा कौन है? नाम आया अब्दुल्ला। बेशक पाजी कहीं का। सामने से वह नील गाय निकली कि ऐसी बड़ी मैंने कभी न देखी। तो नील गाय का भी उल्लेख है। और आपकी एक गोली कंधे में लगी और पुट्ठे में निकली, ऐसे अफसर के साथ शिकार खेलने में मजा है। क्यों साहब, शिमले से तैयार होकर उस नील गाय का सिर आ गया था ना, आपने कहा था कि रेजिमेंट की मेज में लगाएंगे। हाँ, पर मैंने वह विलायत भेज दिया। ऐसे बड़े बड़े सींग 2-2 फुट के तो होंगे। तो वो जांचना चाहता है लहना सिंह कि वास्तव में जो लप्टन है वो कितना सच है और कितना जो है छल करके आया है। वास्तव में लप्टन कौन है उसको जांचना चाहता है। तो कहता है हाँ, जब लहना सिंह कहता है कि ऐसे बड़े बड़े सिंह 2-2 फुट के तो होंगे, वो कहता हाँ लहना सिंह 2 फुट 4 इंच के थे। तुमने सिगरेट नहीं पिया? पीता हूँ साहब, दियासले ले आता हूँ, कहकर लहना सिंह खंदक में घुसा। अब उसे संदेह नहीं रहा था और उसने झटपट निश्चय कर लिया था कि क्या करना चाहिए। उसका संदेह विश्वास में बदल गया जब वो इस तरह की लपटन बात करता है। अंधेरे में किसी सोने वाले से वो टकराया। कौन? वजीरा सिंह। वजीरा सिंह कौन था? पलटन का विदूषक था। हाँ, क्यों लहना, क्या कयामत आ गई है? जरा तो आंख लगने दी होती। होश में आए, कयामत आई है और लप्टन साहब की वर्दी पहनकर आई है। कौन कहता है? लहना सिंह कहता है कि कयामत आई है और लप्टन साहब की वर्दी पहनकर आई है। ये कौन कहता? लहना सिंह कहता। किससे कहता? वजीरा सिंह से कहता। अब देखिए, क्या लप्टन साहब या तो मारे गए हैं या कैद हो गए हैं उनकी वर्दी पहनकर? ये कोई जर्मन आया है? सूबेदार ने इसका मुंह नहीं देखा, मैंने देखा और बातें की है। सोहरा साफ उर्दू बोलता है पर किताबी उर्दू, और मुझे पीने को सिगरेट दिया है। तो अब मारे गए धोखा है। सूबेदार कीचड़ में चक्कर काटते फिरेंगे और यहाँ खाई पर धावा होगा, उधर उन पर खुले में धावा होगा। उठो, एक काम करो, पलटन में पैरों के निशान देखते देखते दौड़ाओ, अभी बहुत दूर न गए होंगे। सूबेदार से कहो कि एकदम लौट आवे। खंदक की बात झूठ है, चले आओ, खंदक के पीछे से निकल जाओ, पता तक न खुड़के, देर मत करो। इस तरह से वो वजीरा को भेजता है लहना सिंह। हुक्म तो यह है कि यही ऐसी तैसी हुक्म की। मेरा हुक्म जमादार लहना सिंह, जो इस वक्त यहाँ सबसे बड़ा अफसर है, उसका हुक्म है। मैं लप्टन साहब की खबर लेता हूँ। तो ध्यान देना, वो लहना सिंह क्या है? जमादार है। पर यहाँ तो तुम 8 ही हो। 8 नहीं 10 लाख, एक एक अकाल या सिख 1.25 लाख के बराबर होता है।
चले जाओ। लौटकर खाई के मुहाने पर लहना सिंह, ध्यान देना इसको भी ले लेना, ये कौन कहता है 8 नहीं 10, वो कहता लहना अकाले सिख 1.25 लाख के बराबर होता है। तो इस तरह से लहना सिंह उसको भेजता है। लौटकर खाई के मुहाने पर लहना सिंह दीवार से चिपक गया, क्योंकि लहना सिंह स्थिति को संभाल लेता है। उसने देखा कि लप्टन साहब ने जेब से बेल के बराबर 3 गोले निकाले। कितने गोले थे उसके पास? 3 गोले। किसके पास? उस धोखेबाज लप्टन के पास। तीनों को जगह जगह खंडक की दीवारों में घुसेड़ दिया और तीनों में एक तार सा बांध दिया। तार के आगे, ध्यान देना, उन तीनों में क्या किया? एक तार सा बांध दिया। तार के आगे सूत की गुत्थी थी जिसे सिगड़ी के पार रखा। बाहर की तरफ जाकर एक दियासले जलाकर गुत्थी पर रखने। देखिए, बिजली की तरह दोनों हाथों से उल्टी बंदूक से उठाकर लहना सिंह ने साहब की कूनी पर तान कर दे मारा। धमाके के साथ साहब के हाथ से दियासलाई गिर पड़ी। लहना सिंह ने कुंदा साहब की गर्दन पर मारा और साहब आंख मीन गोट कहते हुए चित हो गए। लहना सिंह ने तीनों गोले बीन कर खंडक के बाहर फेंके। साहब को घसीट कर सिगड़ी के पास लिटाया। जेबों की तलाशी ली। 3-4 लिफाफे और एक डायरी निकालकर उन्हें अपनी जेब के हवाले किया। साहब की मूर्छा हटी। लहना सिंह हंसकर बोला, क्यों लप्टन साहब, मिजाज कैसा है? आज मैंने बहुत बातें सीखी। यह सीखा कि सिख सिगरेट पीते हैं। तो ध्यान देना, सिख सिगरेट नहीं पीते हैं, पर यहाँ उसको जब सिगरेट दी जाती तो लहना जान जाता है। यह सीखा कि जगाधरी के जिले में नील गाय होती है, जबकि वहां नील गाय नहीं होती है। और उनके 2 फुट 4 इंच की शींग होते, ये न तो 2 फुट 4 इंच की शींग होते हैं। यह सीखा कि मुसलमान खानसामा मूर्तियों पर जल चढ़ाते हैं और लप्टन साहब खोते पर चढ़ते हैं। पर यह तो कहो, ऐसी साफ उर्दू कहाँ से सिखाए? हमारे लप्टन साहब तो बिना डेम के 5 लफ्ज भी नहीं बोला करते थे। तो यहाँ लहना सिंह उस फर्जी लप्टन को सुला देता है, चित्त कर देता है और सब कुछ स्पष्ट हो जाता है कि वो वास्तव में जो है छल करके आया था। लहना ने पत्तून की जेबों की तलाशी नहीं ली। साहब ने मानो जाड़े से बचाने के लिए दोनों हाथ जेबों में डाले। लहना सिंह कहता गया, चालाक तो बड़े हो, पर मांझे का लहना इतने बरस लप्टन साहब के साथ रहा है, उसे चकमा देने के लिए 4 आंखें चाहिए। 3 महीने हुए। एक तुर्की मौलवी मेरे गांव में आया था। औरतों को बच्चे होने की ताबीज बांटता था और बच्चों को दवाई देता था। चौधरी के बड़ के नीचे मंजा बिछाकर हुक्का पीता रहता था और कहता था कि जर्मनी वाले बड़े पंडित थे, वेद पढ़ पढ़कर उसमें से विमान चलाने की विद्या जान गए हैं। गो को नहीं मारते, हिंदुस्तान में आ जाएंगे तो गो हत्या बंद कर देंगे। मंडी के बनियों को बहकाता था कि डाक खाने से रुपए निकालो, सरकार का राज्य जाने वाला है। डाक बाबू पोलू राम भी डर गया था। ध्यान देना, उसका उल्लेख किया है। किसका उल्लेख किया है? यहाँ उन्होंने तुर्की मौलवी का उल्लेख किया है और साथ में डाक बाबू पोलू राम का भी नाम आया है। यहाँ आ सकता है, मैंने मुल्ला जी की दाढ़ी मूड दी थी और गांव से बाहर निकल कर कहा था कि जो मेरे गांव में अब पैर रखा तो। साहब की जेब में से पिस्तौल चला और लहना की जांग में गोली लगी। इधर लहना की हेनरी मार्टिनी के 2 फायरों ने साहब की कपाल क्रिया कर दी, यानी काम तमाम कर दिया उस फर्जी लप्टन का। धड़ाका सुनकर सब दौड़ आए। बोधा चिल्लाया, क्या है? लहना सिंह ने उसे तो ये कहकर सुला दिया कि एक हड़का हुआ कुत्ता आया था, मार दिया। औरों से सब हाल कह दिया। ध्यान देना, उसको क्या हड़के कुत्ते की संज्ञा दी है लहना सिंह ने। बंदूकें लेकर सब तैयार हो गए। लहना ने साफा फाड़कर घाव के दोनों तरफ पट्टियां कसकर बांधी। घाव मांस में ही था। पट्टियों के कसने से लहू निकलना बंद हो गया। इतने में 70 जर्मन चिल्लाकर खाई में घुस पड़े। कितने जर्मन थे? 70 जर्मन। यहाँ आ सकता सवाल। सिखों की बंदूकों की बाढ़ ने पहले धावे को रोका, दूसरे को रोका, पर यहाँ थे 8। लहना सिंह, ध्यान देना, यहाँ कितने थे? 8 थे। लहना सिंह तक तक कर मार रहा था। वह खड़ा था और लेटे हुए थे और वे 70 अपने मुर्दा भाइयों के शरीर पर चढ़कर जर्मन आगे घुसे आते थे। थोड़े से मिनटों से वे अचानक आवाज आई, वहां गुरुजी की फतह, वह गुरुजी का खालसा, और धड़ाधड़ बंदूकों के फायर जर्मनों की पीठ पर पड़ने लगे। ऐन मौके पर जर्मन 2 चक्की के पाटों के बीच आ गए। पीछे से सूबेदार हजारा सिंह के जवान
आग बरसाते थे और सामने लहना सिंह के साथियों के संगीन चल रहे थे। पास आने पर पीछे वालों ने भी संगीन फिरौना शुरू कर दिया। तो इस तरह से एक पूरी तरह से जो जर्मन सैनिक 70 के लगभग थे उनको पूरी तरह से पराजित कर दिया। एक किलकारी और अकाल सिखा की दी फौज आई, वह वहादी फतेह व गुरु जी की खालसा, सत श्री अकाल पुरुष और लड़ाई खत्म हो गई। 63 जर्मन या तो खेत रहे। तो ध्यान देना 70 बताए हैं, उसमें 63 जर्मन खेत रहे यानी युद्ध भूमि में मारे गए या करा रहे थे। सिखों में 15 के प्राण गए, यह संख्या आ सकती है। सिखों में 15 के प्राण गए। सूबेदार के दाहिने कंधे में से गोली आर पार निकल गई। लहना सिंह की पसली में एक गोली लगी, उसने घाव को खंदक की गीली मिट्टी से पूर लिया और बाकी का साफा कसकर कमरकंद की तरह लेपेट लिया। किसी को खबर न हुई कि लहना के दूसरा घाव भारी घाव लगा है। लड़ाई के समय चांद निकल आया था, ऐसा चांद जिसके प्रकाश से संस्कृत कवियों का दिया हुआ छई नाम सार्थक होता है। और हवा ऐसी चल रही थी कि जैसे कि बाण भट्ट की भाषा में दंत वीणोपदेशाचार्य कहलाती। वजीर सिंह कह रहा था कि कैसे मन भर फ्रांस की भूमि मेरे बूटों से चिपक रही थी जब मैं दौड़ा दौड़ा सूबेदार के पीछे गया था। सूबेदार लहना सिंह से सारा हाल सुन और कागजात पाकर उसकी तुरंत बुद्धि को सराह रहे थे और कह रहे थे कि तू न होता तो आज सब मारे जाते। इस लड़ाई की आवाज 3 मील दाहिनी ओर की खाई वालों ने सुन ली थी। उन्होंने पीछे टेलीफोन कर दिया था। वहां से झटपट 2 डॉक्टर और 2 बीमार ढोने की गाड़ियां चली जो कोई 1.5 घंटे के अंदर आ पहुंची। फिल अस्पताल नजदीक था। तो ध्यान देना वहां 2 डॉक्टर और 2 बीमार ढोने की गाड़ियां चली। तो इस तरह से देखिए सुबह होते होते वहां पहुंच जाएंगे, इसलिए मामूली पट्टी बांधकर एक गाड़ी में घायल लिटाए गए और दूसरी में लाशें रखी गई। सूबेदार ने लहना सिंह की जांग में पट्टी बंधवानी चाहिए पर उसने यह कहकर टाल दिया कि घोड़ा थोड़ा घाव है, सवेरे देखा जाएगा। बोध सिंह स्वर्ग से बर्रा रहा था, वह गाड़ी में लिटाया गया। लहना को छोड़कर सूबेदार जाते नहीं थे। यह देख लहना ने कहा तुम्हें बोधा की कसम है और सूबेदारनी जी की सौगंध है जो इस गाड़ी में चले जाओ। इस तरह से लहना सिंह अपने जान की परवाह किए बिना बोधा सिंह और हजारा सिंह की रक्षा करता है। और तुम मेरे लिए वहां पहुंचकर गाड़ी भेज देना और जर्मन मुर्दों के लिए भी तो गाड़ी आती होगी। मेरा हाल बुरा नहीं है, देखते नहीं मैं खड़ा हूं, वजीर सिंह मेरे पास है ही। अच्छा, पर बोधा गाड़ी पर लेट गया। भला आप ही भी चढ़ आओ, सुनिए तो सूबेदारनी ने होरी को चिट्ठी लिखो तो मेरा मत्था टेकना लिख देना और जब घर जाओ तो कह देना कि मुझसे जो उन्होंने कहा था वो मैंने कर दिया है। गाड़ियां चल पड़ी थी। सूबेदार ने चढ़ते चढ़ते लहना का हाथ पकड़कर कहा तूने मेरे और बोधा के प्राण बचाए हैं, लिखना कैसा, साथ ही घर चलेंगे। अपनी सूबेदारनी से तू ही कह देना उसने क्या कहा था। अब आप गाड़ी पर चढ़ जाओ, मैंने जो कहा वह लिख देना और यह कह भी देना। तो ध्यान देना यहाँ देखिए कहानी में एक मोड़ आता है, वो याद दिलाते हैं। देखिए क्या कहा है, बोधा गाड़ी पर लेट गया और उसके बाद में देखिए सुनिए तो सूबेदारनी ने होरी को चिट्ठी लिखो तो मेरा मत्था टेकना लिख देना और जब घर जाओ तो कह देना कि मुझसे जो उन्होंने कहा था वो मैंने कर दिया। ध्यान देना ये बोधा सिंह और हजारा सिंह जब जाते हैं तो लहना सिंह कहता है कि मत्था टेकना कहना और जब घर जाओ तो कह देना कि मुझसे जो उन्होंने कहा था वो मैंने कर दिया। गाड़ियां चल पड़ी थी। सूबेदार ने चढ़ते चढ़ते लहना का हाथ पकड़कर कहा तूने मेरे और बोधा के प्राण बचाए, लिखना कैसा, साथ ही घर चलेंगे। अपनी सूबेदारनी से तू ही कह देना उसने क्या कहा था, उसने क्या कहा था। अब आप गाड़ी पर चढ़ जाओ, मैंने जो कहा वो लिख देना और कह भी देना। गाड़ी की जाती लहना लेट गया। वजीरा पानी पिला दी और मेरा कमरबंद खोल दे, तर हो रहा है। और ये अंतिम अध्याय देखिए। मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। जन भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती हैं। सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं। समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। लहना सिंह 12 वर्ष का है। ध्यान देना यहाँ फ्लैशबैक जिसे हम कहते हैं पूर्व दीप्ति। पूर्व दीप्ति में क्या होता है, कहानी कहने के बाद में बचपन की जो बात होती है वो बताई जाती है। तो ध्यान देना वो कहता है लहना सिंह 12 वर्ष की उम्र, अमृतसर में मामा के आया हुआ है, दही वाले के यहाँ, सब्जी वाले के यहाँ, हर कहीं उसे एक 8 वर्ष की लड़की मिल जाती। यहाँ बताया है जब पूछता है कि तेरी कुड़माई हो गई
तब धत कहकर वो भाग जाती। एक दिन उसने वैसे ही पूछा तो उसने कहा हाँ कल हो गई। देखते नहीं रेशम के फूलों वाला सालू। सुनते लहना सिंह को दुख हुआ, क्रोध हुआ। क्यों हुआ? वजीरा सिंह पानी पिला दे। बीच बीच में वो स्मृतियों में आता है अतीत, और बीच बीच में वजीरा सिंह को पानी पिलाने कहता है। 25 वर्ष बीत गए। अब इस घटना को कितना समय हो गया? 25 वर्ष। और लैना सिंह की उम्र कितनी है? 37 वर्ष, क्योंकि इसमें 12 वर्ष था और अब उसको 25 वर्ष बीत गए। अब लहना सिंह नंबर 77 राइफल्स जमादार हो गया है। इस राइफल्स में 77 नंबर राइफल्स में जमादार हो गया है। ये कंपनी का नाम है। उस 8 वर्ष की कन्या का ध्यान ही न रहा, न मालूम वो कभी मिली थी या नहीं। 7 दिन की छुट्टी लेकर जमीन के मुकदमे की पैरवी करने वह घर गया। यहाँ रेजिमेंट के अफसर की चिट्ठी मिली कि फौज लाम पर जाती है, फौरन चले आओ। साथ ही सूबेदार हजारा सिंह की चिट्ठी मिली कि मैं और बोदा सिंह भी लाम पर जाते हैं, लौटते हुए हमारे घर होते आना, साथ चलेंगे। तो 7 दिन की छुट्टी पर लेना जाता है, लेकिन पीछे तार आता है कि जल्दी आना है। ऐसी स्थिति में वापस आते हैं, लेकिन हजारा सिंह कहता है कि इधर से होना आना और साथ चलेंगे। सूबेदार का घर रास्ते में पड़ता था, सूबेदार उसे बहुत चाहता था। लैना सिंह सूबेदार के यहाँ पहुंचा। जब चलने लगे तब सूबेदार बेड़े में से निकल कर आया। बोला लैना सूबेदारनी तुमको जानती है। अब यहाँ वो कहता है सूबेदारनी तुमको जानती है, बुलाती है, जा मिला। लैना सिंह भीतर पहुंचा। सूबेदारनी मुझे जानती है? कब से? रेजिमेंट के क्वार्टरों में तो कभी सूबेदार के घर के लोग रहे नहीं। दरवाजे पर जाकर मत्था टेकना कहा। असी सुनी। लहना सिंह चुप। मुझे पहचाना नहीं? तेरी कुड़माई हो गई, वो याद दिलाती है। तत्कल हो गई। देखते नहीं रेशमी बूटों वाला सालू अमृतसर में। भावों की टकरार से मूर्छा खुली, करवट बदली, पसली का घाव बह निकला। पसली का घाव बह निकला, न कि धाव। अब देखिए, वजीरा पानी पिला, उसने कहा था, यहाँ फिर वही उसने कहा था जो कहानी का शीर्षक है। उसने किसने? होरा ने कहा था। स्वपन चला है। सूबेदार ने कह रही है मैंने तेरे को आते ही पहचान लिया। एक काम करती हूँ, मेरे तो भाग फूट गए। एक काम कहती हूँ, मेरे तो भाग फूट गए। सरकार ने बहादुरी का खिताब दिया है, पर सरकार ने हम तीमियों की घगरियां पलटन क्यों न बना दी? तीमियों यानी महिलाओं की, तीमियों की यानी महिलाओं की घगरिया पलटन क्यों नहीं बना दी? जो मैं भी सूबेदार जी के साथ चली जाती। एक बेटा है फौज में भर्ती हुए, उसे 1 ही वर्ष हुआ। उसके पीछे 4 और हुए, पर एक भी नहीं जिया। सूबेदारनी रोने लगी। अब दोनों जाते हैं मेरे भाग। तुम्हें याद है एक दिन टांगे वाले का घोड़ा दही वाले की दुकान के पास बिगड़ गया था। तुमने उस दिन मेरे प्राण बचाए थे। आप घोड़े की लातों में चले गए थे और मुझे उठाकर दुकान के तख्ते पर खड़ा कर दिया था। ऐसे ही इन दोनों को बचाना ये मेरी भिक्षा है। तुम्हारे आगे मैं आंचल पसारती हूँ। तो ध्यान देना, अब क्या है कि होरा अतीत की स्मृतियां दिलाती है और कहती है कि तुमने टांगे वाले से मेरी रक्षा की थी, टांगे वाले से रक्षा की थी, और इसी तरह तुम आगे जाकर के हजारा सिंह और बोदा सिंह की रक्षा करना। रोती रोती सूबेदारनी ओबरी में चली गई। लहना भी आंसू पहुंचता वो बाहर आया। वजीरा सिंह पानी पिला, उसने कहा था। फिर वही उसको बार बार स्मृतियों में आता है। लहना का सिर अपनी गोदी पर रखे वजीरा सिंह बैठा है। जब मांगता है तब पानी पिला देता है। आधे घंटे तक लहना चुप रहा। फिर बोला कौन? कीरत सिंह। ये कीरत सिंह का स्मरण हुआ है। वजीरा ने कुछ समझकर कहा हाँ भैया, मुझे और ऊंचा कर ले, अपने पट पर मेरा सिर रख ले। वजीरा ने वैसा ही किया। हाँ अब ठीक है, पानी पिला दे, बस अब के हाड़ में यह आम खूब फलेगा। चाचा भतीजा। तो ध्यान देना, कीरत सिंह से क्या रिश्ता है? लहना सिंह का चाचा भतीजा का है। दोनों यहीं बैठकर आम खाना। जितना बड़ा तेरा भतीजा उतना ही यह आम है। जिस महीने उसका जन्म हुआ था उसी महीने में मैंने इसे लगाया था। वजीरा सिंह के आंसू टप टप टपक रहे थे। कुछ दिन पीछे लोगों ने अखबारों में पढ़ा। क्या पढ़ा अखबारों में? फ्रांस और बेल्जियम 68वीं सूची, मैदान में घावों से मरा 77 सिख राइफल्स जमादार लहना सिंह। तो लहना सिंह ने बचपन में जो प्रेम किया था उसका परिचय लहना सिंह त्याग और कर्तव्य निष्ठा का पालन करते हुए
पूर्ण करता है। तो यह कहानी आदर्श प्रेम की कहानी है, एक महत्वपूर्ण कहानी है जो 1915 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित होती है। अब हम देखते हैं इस कहानी से संबंधित कुछ प्रश्न देखते हैं। देखिए कहानी से संबंधित देखिए उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है, तो ध्यान देना अध्यायों के नाम नहीं 5 भागों में विभक्त है। उसने कहा था कहानी 1915 में किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? 1915 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित होती है और जून अंक में प्रकाशित होती है। तेरी कुड़माई हो गई। उक्त वाक्य में कुड़माई शब्द का क्या अर्थ है? कुड़माई से क्या तात्पर्य है? कुड़माई का मतलब है सगाई। फिर उसने कहा था कहानी के नायक कौन है? उसने कहा था कहानी के नायक कौन है? उसने कहा था कहानी का नायक लहना सिंह है, क्योंकि ये कहानी लहना सिंह पर केंद्रित है। और लहना सिंह किससे प्रेम करता है? होरा से प्रेम करता है। होरा के पति कौन है? हजारा सिंह, जो सूबेदार है। लेकिन इस कहानी में जो मुख्य पात्र या नायक है वो है लहना सिंह। उसने कहा था कहानी की शुरुआत किस शहर से होती है? ध्यान देना किस शहर से होती है? अमृतसर का बम्बू कोट वाला बाजार, वहां से होती है। और फिर उसने कहा था कहानी में किस शैली का प्रयोग हुआ? यानी यह कहानी फ्लैशबैक में लिखी गई है, पूर्व दीप्ति शैली में लिखी गई कहानी है। अमृतसर में लहना सिंह लड़की की उम्र क्रमशः कितनी थी? 25 साल बाद, यानी 25 साल पहले कितनी उम्र थी? तो पहले पूछा लहना सिंह, तो लहना सिंह की उम्र कितनी है? 12 वर्ष। फिर पूछा लड़की की उम्र कितनी है? 8 वर्ष। तो सही उत्तर क्या हुआ? 12 वर्ष और 8 वर्ष। लहना सिंह कितने वर्षों से लप्टन साहब के साथ था? लहना सिंह 5 वर्षों से लप्टन साहब के साथ था। लहना सिंह कितने नंबर सिख राइफल्स में जमादार था? लहना सिंह 77 नंबर सिख राइफल्स में जमादार था। 68वीं सूची में आता है कि 77 नंबर सिख राइफल्स लहना सिंह, तो यहाँ ध्यान देना 77 होगा। उसने कहा था कहानी के कथानक के केंद्र में क्या है? ध्यान देना सबसे पहले क्या है? प्रेम होता है, फिर वो त्याग करता है और कर्तव्य निष्ठा का पालन करता है। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा आपके उपयुक्त सभी। ध्यान देना यहाँ राइट का निशान लगाना ठीक नहीं है, क्योंकि उपयुक्त सभी में ये तीनों हैं। कथानक के केंद्र में क्या? त्याग है, कर्तव्य निष्ठा है, प्रेम है, उपयुक्त सभी है। तो ध्यान देना चंद्रधर शर्मा गुल्लेरी की कहानी उसने कहा था बड़ी महत्वपूर्ण कहानी है, जिसमें प्रेम, त्याग और कर्तव्य निष्ठा का परिचय दिया गया है और एक आदर्श प्रेम की कहानी है जो 1915 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। तो इस तरह से आप गुल्लेरी की कहानी उसने कहा था को तैयार करें। धन्यवाद।